भाई चांद पे मकान है, चांद पे मकान तो है ही नहीं, पहली बात तो पहली लाइन हो गई फॉल्स। दूसरा, जितने भी स्टूडेंट्स है वो इंसान ही है, जानवर तो नहीं है ना, तो दूसरी लाइन हो गई ट्रू। लास्ट के 3 और 4 में एक ट्रू एक फॉल्स होता है, स्टार्टिंग के 1 और 2 में दोनों ट्रू होते हैं, और ढूंढना होता है कि ये रीजन पहली वाली लाइन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ये इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला जो लास्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, पेपर में भी आ सकता है। आज के जमाने में क्वेश्चन पेपर के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, और एमसीक्यू के अंदर असर्शन रीजन वाला जहां क्वेश्चन आता है ना, तो हर एक बच्चा परेशान हो जाता है, यार मेरे तो नंबर इसी वजह से घटते हैं। जो इसके ऑप्शन दिए होते हैं ना, वो पता नहीं कितने झंझट वाले होते हैं, कितने मिक्सअप कर देते हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या आंसर लिखना है उसका। कभी कभी कॉन्सेप्ट भी आता है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन में गलत कर जाते हैं, नंबर कट जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपके लिए एक रामबाण टेक्निक लेकर आया हूं, जिस टेक्निक से आप इन क्वेश्चंस को आसान समझने लगोगे। क्लास कोई भी हो, 10वीं 11वीं 12वीं, सब्जेक्ट कोई भी हो, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब बच्चों को असर्शन रीजन के क्वेश्चन फेस करने पड़ रहे हैं, और यही बच्चों के नंबर कट रहे हैं। लगता है ना यार मेरे नंबर ज्यादा आ सकते थे, लेकिन असर्शन रीजन की वजह से कट गए। यार जो असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया था ना, वो आसान तो था, लेकिन ऑप्शन के चक्कर में गड़बड़ी कर बैठा, वहां नंबर कट गए। अभी तक बहुत पेपर दे लिए होंगे, और अब वक्त है सच में फाइनल पेपर में नंबर स्कोर करने का। यहां पर नंबर नहीं कटने चाहिए। तो ये चीज जो मैं बताऊंगा आप बस ध्यान में रख लो। एक फॉर्मेट है, आपको जो क्वेश्चन मिलता है ना, एक तरफ लिखा होता है असर्शन, एक तरफ लिखा होता है रीजन, और फिर दिए होते हैं आपको ऑप्शन 4। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये असर्शन रीजन क्या होता है भूल जाओ। 2 लाइनें लिखी होंगी, आप इन दोनों लाइनों को समझो, एक असर्शन लाइन 1 है और रीजन लाइन 2 है। लाइन समझो इनको, मत समझो कोई भी कॉन्सेप्ट। बस आपको यह चेक करना है कि ये दोनों लाइनें ठीक हैं या गलत है। दोस्तों, अगर आपने चेक कर लिया कि दोनों लाइनें ट्रू हैं, अगर दोनों लाइनें ट्रू हैं तो आपका आधा काम सॉल्व हो गया। दोनों लाइन ट्रू होते ही आपका ऑप्शन 1 ठीक होगा या ऑप्शन 2 ठीक होगा, बस 50% कहानी खत्म। आपको देखना ही नहीं कहानी इसमें क्या लिखा है, बोथ आर करेक्ट, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी लाइन लिखी है, झंझट में फंसना ही नहीं। दोनों लाइनें ट्रू निकली तो ऑप्शन 1 और 2 ठीक है। अगर दोनों में से एक भी गलत निकली, मान लो पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, इस केस के अंदर आप ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 की तरफ जाएंगे। इन दोनों में से एक ठीक होगा, आधा झंझट यहीं खत्म हो जाता है। अभी तो स्टोरी और बाकी है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कहानी क्या करनी है। देखो इस पे आते हैं। अगर आपने देख लिया ना, ऊपर 2 फैक्ट लिखे हैं, दोनों में से कोई एक सही है और दूसरा गलत है। जैसे कि मान लो लाइन 1 लिखी है, चांद पे मकान है, ठीक है। दूसरी लाइन लिखी है स्टूडेंट्स इंसान है। 2 लाइन लिखी है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सब्जेक्ट हो। आप सिर्फ ट्रिक समझना, भाई चांद पे मकान है, चांद पे मकान तो है ही नहीं, पहली बात तो पहली लाइन हो गई फॉल्स। दूसरा, जितने भी स्टूडेंट्स है वो इंसान ही है, जानवर तो नहीं है ना, तो दूसरी लाइन हो गई ट्रू। तो पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, मतलब स्टार्टिंग के दोनों ऑप्शन को भुला दो। अगर दोनों लाइनें ठीक होती ए और बी की तरफ जाते। अब तीसरे और चौथे की तरफ आएंगे, तो बस बाबू आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही था कौन सा गलत था। आप देखो, आपका पहला ऑप्शन यानी पहली लाइन जिसको ए बोलते हैं असर्शन, ये गलत थी, फॉल्स है ना, और जिसको रीजन बोलते हैं आर, ये ठीक है। तो ढूंढ लो यहां पर, ठीक है, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स लिखा हुआ है, तो थर्ड यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ओके रिपोर्ट। लेकिन तब क्या होगा, जब दोनों लाइनें ठीक होंगी तो ए और बी में तो मिक्सअप हो जाओगे। मिक्सअप होने नहीं दूंगा, कॉन्सेप्ट और आसान बना दूंगा। तब तुम्हें क्या करना है, उस केस के अंदर अगर तुम्हारे दोनों ऑप्शन ठीक है ना, दोनों ऑप्शन ठीक होते ही बीच में आपको बिकॉज लगाना है। बीच में आपको बिकॉज लगाना है, और फिर दोनों लाइनों को एक बना देना है। यानी ऐसे लिखना है, जो भी लाइन 1 है फिर बीच में लगाएंगे आप बिकॉज, फिर लाइन 2 एडिट कर देंगे। अब इसको पूरा पढ़ लो, आपको सच लग रहा है या झूठ लग रहा है फिर देख लेना। सच लग रहा होगा तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ये नोट वाला आंसर नहीं होगा, जिसमें नोट लिखा है ना वो आंसर नहीं होगा, सच लग रहा है तो। अगर आपको सच नहीं लग रही तो नोट वाले पे क्लिक कर देना, ओके रिपोर्ट। कैसे, देखो एग्जांपल देखो, चांद पे मकान है बिकॉज स्टूडेंट इंसान है। इनका कोई आपस में लेन देन ही नहीं है ना,
लेन देन नहीं है तो यहां से तो कोई सेटिंग बैठेगी नहीं, तो यहां पर तो कहानी गुल हो गई, यानी बिकॉज लगाने का फायदा ही नहीं था। तब बिकॉज लगाएंगे जब दोनों जगह ट्रू होगा। अब मैं ऑप्शन लेके आता हूं आपके सामने, क्वेश्चन ऐसा देखो जी, मान लो दो बंदे हैं, एक स्टोरी समझा रहा हूं, राहुल और राकेश, दोनों सगे भाई हैं और दोनों के पापा का नाम सेम ही होगा, ऑब्वियसली राजेश। ये स्टोरी है, इस स्टोरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है। लाइन 1 लिखी हुई है, राहुल और राकेश दोनों सगे भाई हैं, ठीक है जी, लाइन 1 लिखी है तो लिखिए रहने दो। लाइन 2 लिखी है, राहुल और राकेश के पापा सेम है जिनका नाम राजेश है। अब यहां पर क्या है, मेरी स्टोरी के मुताबिक ये दोनों लाइनें ट्रू हैं। जब दोनों लाइनें ट्रू हैं तो नीचे के दोनों ऑप्शन को गायब कर दो, यानी या तो दोनों लंबी लंबी लाइन है ना, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इन दोनों में से कोई बात ठीक होगी। अब इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा, बीच में लगाओ बिकॉज, इन दोनों लाइन के बीच में लगाओ बिकॉज। राहुल और राकेश दोनों सगे भाई हैं क्योंकि राहुल और राकेश दोनों के पापा सेम है जिनका नाम राजेश है। लाइन बिल्कुल सेट बैठती है, रीजन बिल्कुल सेट बैठता है। तो जब सेट बैठता है तो नोट वाली लाइन को हटा दो, तो ये वाली लाइन ठीक हो जाएगी। अब देखो हमारे पास है ना 4 ऑप्शन गिवन है, लगभग जितने भी पेपर बनते हैं ना 12वीं क्लास तक के, सब में 4 ऑप्शन इसी सीक्वेंस से लगे होते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। आप मोर देन 90% क्वेश्चंस देखोगे अपने पेपर में तो यही ऑप्शन लगे होते हैं। लास्ट के 3 और 4 में एक ट्रू एक फॉल्स होता है, स्टार्टिंग के 1 और 2 में दोनों ट्रू होते हैं, और ढूंढना होता है कि ये रीजन पहली वाली लाइन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये ढूंढना होता है। तो वो बिकॉज लगा के ढूंढ लेंगे। अगर ऑप्शन ऊपर नीचे शफल भी हो गए तो तुम मेरी ट्रिक से आप समझ जाओगे इस बात को, आप अपने आप एस्टिमेट कर लोगे कि क्या आंसर होना चाहिए, इतने समझदार तो होने चाहिए। अब देखो बाबू, जब बीच में बिकॉज लग जाता है ना तो वहां पर आपके ज्ञान की बात आ जाती है। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल है ना इकोनॉमिक्स से उठा के आपको देता हूं। देखो इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर बात बोल रहा हूं, और यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं ऑरेंज कलर का कर रहा हूं। असर्शन मतलब लाइन 1 लिखी है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ ऑन गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। लाइन बिल्कुल ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है, तो ये लाइन ट्रू हो गई, ओके रिपोर्ट है। दूसरी बोल जाओ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड देन एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ईच न्यू यूनिट डिक्लाइन। ये बोल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को ज्यादा खाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, यानी जैसे जैसे तुम खाना खाओगे वैसे वैसे पेट भरता जाएगा। लाइन तो ये भी ट्रू है, दोनों लाइनें ट्रू है ना, तो ऑप्शन 3 और 4 तो गए। जब दोनों में से एक फॉल्स होता है तो 3 और 4 को देखते हैं। अब देखना है कि भाई नॉट वाला ऑप्शन है या नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, बिकॉज बीच में फिट कर देना है। अब यहां पर उस्ताद आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। जिस बच्चे को पता है कि लॉ ऑफ डिमांड के पीछे का रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो समझ जाएगा। यानी लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, जिसने ये याद कर रखा होगा वो समझ जाएगा कि लॉ ऑफ डिमांड के पीछे ये कारण है, और ये लाइन बिल्कुल सेट और ठीक बैठती है। तो भाई वो नोट वाले को कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों ठीक भी हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए के साथ चले जाएंगे, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। नहीं समझ आया? एक दूसरा एग्जांपल ले लो इकोनॉमिक्स का। एग्जांपल में लाइन 1 है और लाइन 2 ये रही। लाइन 1 बोल रही है सेक्स रेशो इन चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया इज लो। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों देशों के अंदर सेक्स रेशो बहुत कम है। सेक्स रेशो का मतलब हर 1000 लड़कों के पैदा होने के बराबर लड़कियां है या नहीं है। लड़कियां बहुत कम है, चाइना में शायद 949 है, इंडिया में 930 में है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही कुछ है, तो ये बहुत कम मानी जाती है। तो 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं, ठीक है, गलत मत समझना। तो ये सेक्स रेशो होता है। अब लाइन ये बिल्कुल ठीक है, जिसको फैक्ट पता है वो समझ जाएगा कि ये लाइन ट्रू है, ओके रिपोर्ट है। अब देयर इज अ मेल चाइल्ड प्रेफरेंस इन चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। तीनों देशों के अंदर मेल चाइल्ड प्रेफरेंस है, मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़का ही पैदा हो। इवन कुछ देशों के अंदर सबूत भी पाए गए हैं कि वो पहले ही फर्टिसाइड करा देते हैं, मतलब पहले ही गर्भ में पता लगा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक होती है उससे, कि लड़का है या लड़की है। और लड़कियां हैं तो भ्रूण हत्या की बहुत सारी न्यूज मैंने भी पढ़ी है, तो वो चाहते हैं लड़का ही पैदा हो। अब ये तो फैक्ट है, और ये फैक्ट है तीनों कंट्री में ऐसा ही है, तो दोनों लाइनें ट्रू हैं। तो अब दोनों लाइनें ट्रू है तो तीसरा और चौथा ऑप्शन गायब हो गया, बचा कौन सा, पहला और दूसरा। अब पहले दूसरे में से ठीक क्या करना है,
अब वो ठीक क्या करना है, बीच में लगाओ बिकॉज, फिर पता लगेगा ठीक क्या करना है। देखो जी, तीनों देशों के अंदर सेक्स रेशो कम है, मतलब लड़कियां कम है। क्यों? क्योंकि तीनों देशों के अंदर लड़के को प्रेफरेंस दी जाती है पैदा होने के लिए। बिल्कुल लाइन सेट बैठ रही है। ये इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला जो लास्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, पेपर में भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल सही बैठ रही है, तो नॉट वाली कहानी कैंसिल कर दो भाई, बिकॉज के बाद लाइन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, तो यहां पर हमारा ए वापस ठीक हो जाएगा। तो उस्ताद बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आते हैं जिसमें लिखा होता है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। वो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में ऐसे ऑप्शन नहीं होते, उसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स के ऑप्शन होते हैं, वो आसान होते हैं, समझे। अगर आप चाहते हो कि आपको यह बताया जाए कि टेबल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, भाई टेबल भी बनी आती है आजकल पेपर में, टेबल को कैसे सॉल्व करना है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता दो सर टेबल वाले क्वेश्चन भी करा दो, मैं उसकी भी एक रामबाण वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो ये वाली।